हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? ओके। तो अब तक हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? एक बार जस्ट रिवाइज करते फिर से। हमने सीखा कि रोटेशन मोशन किसी एक्सिस के अबाउट होता है। हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, टॉर्क निकालना सीखा। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। इस तरह से हम लोग टॉर्क निकाल देते थे। यह फोर्स का काम करता है, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले जो एस में नापते थे, मीटर में नापते थे, अब हमने बात किया कि थीटा में होगी। जब रोटेशन हो रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल थीटा में कुछ होगा। इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी नापी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नापा। इनका यूनिट्स क्या था? थीटा का यूनिट रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब कुछ हमने देखा। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका काम करता था? मास के जगह पे हम लोग इसको यूज करते थे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। हम लोग इसी के ऊपर थे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो सिंपल सिंपल थे, बहुत सिमिलर था। एक नया कॉन्सेप्ट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही मिला था और एक एंगुलर मोमेंटम मिला था। दो नए कॉन्सेप्ट्स हमें मिले थे जो कि बिल्कुल नए थे पहले से, और एक यह टॉर्क था जो पहले से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था। तो टॉर्क तो आसान था, समझ गए थे सभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम, यह दो चीजें हैं जो नई चीजें थी। तो इसी के ऊपर हम लोग आगे के वीडियो सारे फोकस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। यही होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास के जगह पे एंड रोटेशनल मोशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करेंगे। अब आती है बात, यह क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जब मैं बात कर रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बात करेंगे तो ऑफकोर्स इससे रिलेटेड ही कुछ होगा, यह तो क्लियर है। तो चलो इस थ्योरम पे जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि थ्योरम होते क्या है। कोई भी थ्योरम जैसे ले लो, क्या होता है थ्योरम? मैथ्स में तो बहुत थ्योरम भरपूर मिलते हैं, फिजिक्स में शायद पहली बार मिला होगा यह। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम होता है कोई क्वेश्चन जो कि मुश्किल है उसको आसान करने का एक टेक्निक। नहीं, थ्योरम एक कॉम्प्लेक्स, एक नया चैप्टर होता है, एक नया टॉपिक होता है जिसको समझना मुश्किल होता है। नहीं, एकदम ध्यान सोचने की कोशिश करो। थ्योरम क्या करता है? कोई एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन थ्योरम को यूज करते हैं तो आसानी से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे सबसे सिंपल थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, पाइथागोरस थ्योरम सबको बहुत अच्छे से याद है, इसलिए मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके के, और इसके दो साइड यदि दिए हैं, एक साइड 3 है, दूसरा साइड 4 है, तीसरा साइड क्या होगा? 5 होगा। कहां से आया 5? पाइथागोरस थ्योरम, आराम से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, हमें मिल गया 5। पाइथागोरस थ्योरम से यह मिल गया। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता था, तो कैसे निकालते इस 5 को? पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता होता तो यह 5 कहां से आता? कहां से आता यह 5? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट ही पाइथागोरस थ्योरम से होती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता होता तो हमें सिमिलर ट्रायंगल्स में जो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ा था वो सब कुछ यूज करना पड़ जाता और बहुत लंबा चौड़ा आंसर आता। फिर पाइथागोरस थ्योरम ने हमारा काम आसान कर दिया। सिमिलरली यह थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हम लोग दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं अभी, टू थ्योरम्स। क्या चीज से रिलेटेड है? गेस तो कर ही चुके होंगे अब तक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर होता है, लेकिन क्या ये निकालना आसान है? एम आई आर आई स्क्वायर बोल देना लिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन कितने पार्टिकल्स लेने होंगे, आई इज इक्वल टू 1 टू n तक जो लेना होगा, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, किस पार्टिकल का कितना मास होगा, उसका कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ आसान तो नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान तभी होता है जब हम लोग एक सर्कुलर रिंग की बात करें। सर्कुलर रिंग की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में शायद देखे भी थे ना इस एग्जाम्पल को, सेंटर से अगर सेंटर के ऊपर रोटेशन के लिए यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो रिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना, और हर एक पार्ट का मास एम आई और हर एक पार्ट का रेडियस आर आई इज इक्वल टू आर होता था ना। तो क्या हो जाता था हमारे पास, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर स्क्वायर, आर सब में कॉमन, आर स्क्वायर सब में कॉमन आ गया था, आर स्क्वायर को जब बाहर निकाल दिया तो समेशन ऑफ एम आई करने से हमें रिंग का मास मिल जाता था, एम आर स्क्वायर। सबसे आसान यही होता है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी भी चीज की बात कर लेना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत मुश्किल होता है। याद आ रहा है, ये पिछले वीडियो में हमने सब कुछ बात की थी ये सब। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान कैसे कर बनाए हम लोग, इसके ऊपर यह थ्योरम है। मान लो हमारे पास कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप है, शेप का कोई फिक्स नहीं है, कुछ एक ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट जो है ना ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, मतलब ये 2D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट, 2D कैसा होता है? 2D ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कॉइन हो सकता है, प्लेट हो सकता है, या इस तरह की कोई भी चीज है ना जो 2 डायमेंशन है, जिसकी थिकनेस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। यदि एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यदि एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको मान लो कि एक्स एक्सिस यह है हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यह ऑब्जेक्ट लाई कर रही है और somehow हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस पता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस भी पता है। कैसे पता है या नहीं पूछना, किसी तरीके से हमें पता है। जैसे कि हमने कई ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे देख चुके हैं इस चार्ट में, है ना। इस चार्ट में हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं पता है, लेकिन पता है, कुछ तो पता है हमें। इसका रिंग का इधर से भी रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना। यह रिंग जैसे है, ये एक्स एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है, इस पिक्चर से कंपेयर करो। एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस के ऊपर इस अगर यह रिंग होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाता फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से मिल जाता ना, इस रॉड का यहां से मिल जाता। तो यदि किसी तरह से हमें पता है, ये कैसे आया इसमें दिमाग नहीं लगाना, यदि हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी, अब ध्यान ये रखना है कि इस ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, ऑब्जेक्ट इज ऑन एक्स वाई प्लेन, दूसरे प्लेन पे नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट को, एक्स वाई प्लेन पे यदि ऑब्जेक्ट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमें पता है, वाई एक्सिस पे भी यदि हमें पता है, तो जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई। अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे? यदि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पता नहीं है, दोनों पे यदि पता नहीं है, तो तीसरे पे पता करने का कोई स्कोप है ही नहीं, तीसरे पे पता नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन यदि दोनों पे पता है तो हम लोग जेड एक्सिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। यही है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब गेस करो
एक रिंग को ही ले लेते हैं हम लोग फिर से। देखो एक रिंग को ही ले लो, यह एक रिंग है, ठीक है। और हमने अभी देखा चार्ट में इस डायमीटर के ऊपर अगर इसको रोटेट करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। यदि इस डायमीटर के ऊपर रोटेट कर देंगे तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, इस पर भी mr²/2 ही होगा, है ना। अब क्या है, हम देखो एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर भी है, वो क्या है mr²/2। तो यदि अब जेड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस तरह से, आई जेड इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr²/2 इज इक्वल टू mr², लिख सकते हैं इसको mr², ठीक है ना। यदि दो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, एक्स और वाई पे पता है, और ऑब्जेक्ट भी यदि एक्स और वाई पे ही लाई कर रहा है, तीनों कंडीशन पता हो, तो इस फॉर्मूले से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर यह फॉर्मूला नहीं पता होता तो निकाल पाते क्या? अगर यह थ्योरम नहीं पता होता तो नहीं निकल पाता ना। हमारा काम आसान करता है थ्योरम। फॉर्मल स्टेटमेंट थ्योरम का जो उसको एक बार देख लेते हैं। It states that the moment of inertia of a planar body or lamina, एक प्लेन में यदि कोई बॉडी लाई करती है तो उसको लैमिना भी बोलते हैं। लैमिना मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो 2 डायमेंशन का है। तो यदि इस ऑब्जेक्ट का अबाउट एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, देख लो डायग्राम में जो हम लोग देख रहे थे, इस प्लेन ऑब्जेक्ट का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर एक्सिस पे यदि निकालना है, तभी यह थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग लगा सकते हैं। नाम भी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन में अगर निकालना है तो इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with the perpendicular axis and lying on the body of the lying on the plane of the body। मतलब इस बॉडी के प्लेन में जो 2 एक्सिस लाई करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, इस तरीके से ये दोनों एक्सिस जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, और तीसरा जिसके अबाउट निकालना है वो इसी पॉइंट से पास होना चाहिए एक्सिस में। कुछ इसी तरह का सेटअप हो, एक्स वाई और जेड एक्सिस अगर हो तो जेड एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। ओके, स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग था, लेकिन रिंग वाले एग्जांपल से तो समझ में आया होगा ना। से एक एग्जांपल देखो फिर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। अब यह डिस्क है, अभी हमने रिंग की बात की थी, अब डिस्क की बात करेंगे। डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पता है, mr²/2, यह पता है हमें। किसके अबाउट होता है यह हमारा जेड एक्सिस, हाँ यह जेड एक्सिस है, नहीं जेड नहीं मानेंगे इसको, मान लो यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है और यह हमारा जेड एक्सिस है। तो ये mr²/2 किस एक्सिस के अबाउट है, ये जेड एक्सिस के अबाउट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो पिक्चर में देखो, डिस्क याद नहीं है ये तो धीरे धीरे याद करना है इसको। देखो सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r यदि दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर, ये जेड एक्सिस, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2। धीरे धीरे इसको याद करना है। mr²/2 जो है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स, यानी कि आई एक्स निकाल दे या आई वाई निकाल दे, दोनों में से कोई भी एक निकाल दे तो हमारा काम हो जाएगा। तब यहां समझने की बात है, एक्स एक्सिस जो हमारी यह है, यह डायमीटर लें,
या वाई एक्सिस जो ये है ये डायमीटर है, दोनों एक्सिस के ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा क्या? नहीं होगा ना, दोनों एक्सिस के ऊपर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ही होने वाला है, तो ये दोनों बराबर होने वाला है, इसको मान लो आई के बराबर। क्यों बराबर होगा? दोनों एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्यों होगा? क्योंकि सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है। डिस्क को किसी भी डायमीटर के अबाउट रोटेट करे, बात तो एक ही होने वाली है, तो यह आई के बराबर है। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या बताता है? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड की वैल्यू हमें पता है, आई एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आई एक्स भी आई है, आई वाई भी आई है, दोनों आई है, इज इक्वल टू 2i। यहां से हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी आराम से, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प कर देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में बहुत हेल्प करता है। एक और एग्जांपल देखो, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। ये तो निकाल चुके हैं हम लोग, पहले ही देख चुके हैं ना इसको, फिर से नहीं बताऊंगा मैं। तो यह था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस को हम लोग देख चुके हैं, अब हमें देखना है पैरेलल एक्सिस के थ्योरम को। यह क्या होता है? यदि हमें सेंटर ऑफ मास, इस ऑब्जेक्ट का देखो, ऑब्जेक्ट को देखो, स्टेटमेंट पे बाद में आते हैं, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस अगर पास कर रहा है और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए ये एक्सिस को सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस ऑब्जेक्ट का पता है, मान लो यह आई है, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है और ये एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास करना मैंडेटरी है, तो इसके पैरेलल अगर कोई दूसरा लाइन लेते हैं, पैरेलल अगर कोई दूसरा लाइन लेते हैं तो इसके ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई जो होगा, यह हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आई इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? दोनों एक्सिस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, ए, दोनों एक्सिस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ए है। सिंपल है, बात समझ में आ रही है? यदि सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट किसी भी एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यदि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और यह एक्सिस सेंटर ऑफ मास से भी लाई कर रही है, दो कंडीशन यदि है, तो किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आई प्लस एम इंटू ए स्क्वायर। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, यही चीज लिखी है, the moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of moment of, देखो अब सम ध्यान देना यहाँ पे, sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass, passing through its center of mass ये देगा हमें I, moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and product of its mass and square of the distance between the two parallel axes. Product of mass and square of distance between the two parallel axes. इससे हमें नए एक्सिस के ऊपर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन दिमाग में सेट करने की कोशिश करो, सेट हो जाएगा। एक था परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरा है पैरेलल एक्सिस। अब बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस को पास करना क्या जरूरी है? यदि यह सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी नहीं होता, यदि इसको सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी नहीं होता, तो यहां से जाने में एम ए स्क्वायर ऐड होता, फिर यहां से वापस यहां आने में फिर से एम ए स्क्वायर ऐड हो जाता। बात समझ में आ रही है? यदि इस एक्सिस के ऊपर इस एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास करने का कंडीशन नहीं रहता, तो इसको यहां से यहां जाने में एम ए स्क्वायर ऐड होता और फिर यहां से वापस आने में फिर से एम ए स्क्वायर ऐड हो जाता ना। मतलब इसी एक्सिस पे दो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाते हैं हमारे। इसी से बचने के लिए इस कंडीशन लगाया गया कि इसको सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी है, पहले वाली एक्सिस को, फर्स्ट एक्सिस को
सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l about an axis perpendicular to it through one end? इस तरह का कोई रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड। इस तरह से एक एंड से कोई एक्सिस पास कर रही है, यहां से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस से कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? मान लो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो एक्सिस है यहां पर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। क्या होगा इसका? आई ml²/12 होता है, याद नहीं है सर? आओ चार्ट में देखो एक बार, ये देखो, परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट, यह सेंटर ऑफ मास से भी पास करेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तब आप वापस आओ हमारे इसके ऊपर, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, याद करने से पता है, ml²/12, ठीक है। और यह दूरी क्या है? ये दूरी क्या है? पूरे रॉड का लेंथ l था, इसका लेंथ l/2 होगा, l/2 होगा। और हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, यह सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यह एक्सिस जो है यह सेंटर ऑफ मास से पास भी कर रही है। तो हमारा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश क्या होगा? ml²/12 प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, ml²/12 प्लस ml²/4 जो कि हो जाएगा ml²/3। निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मुश्किल क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, हम लोग के सिलेबस में आसान आसान क्वेश्चंस ही हैं। चार्ट याद होना चाहिए, वो याद है तब बन जाएगा। फिर देखो आ गया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। इस तरह का, तो इस एक्सिस के ऊपर हमें पता है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के ऊपर क्या होता है? mr²/2 होता है, या फ्रॉम द चार्ट, या चार्ट में दिया था यह, इस एक्सिस पे mr²/2 है और यह सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है। रिंग का सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, तो यह सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I डैश इज इक्वल टू mr²/2 इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर r², ये डिस्टेंस टू r ही है ना, यह डिस्टेंस टू r है, r², क्या हो गया? 3/2 mr²। इतने ही आसान आसान क्वेश्चंस दिखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्वेश्चंस देख सकते हो उसके बुक में तुम लोग, अगले वीडियो में आगे चलेंगे हम लोग। बाय बाय।